Hello students, so we have started with the fourth chapter of history, that is history of India arts, and we have seen different types of visual and classical arts. Okay, and in that we have gone into the detailed study of visual arts. What are the two different types of visual arts? What is painting? What is sculpturing? Classical style, folk style. Okay, and last chapter we ended by seeing what is Indian iconography. Okay, so today we are starting with architecture and sculptures. So there are number of rock cut caves in India. Rock cut caves होते क्या है? जो caves पत्थर को तोड़ के उनको स्कल्पचरिंग करके उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना के जिनको caves के ढांचा यानी कि उनका शेप दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रॉक कट केव्स. ओके, द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा इन इंडिया. ओके, सो टेक्निकली ये जो पूरा रॉक कट केव का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्टाइल है कि हम लोग रॉक कट केव बनाएंगे, इट रिप्रेजेंट्स होल ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचरिंग. ये एक तरह से आर्किटेक्चर और स्कल्पचरिंग ही है जो ये रॉक कट केव बनाते हैं. ओके, इट्स एंट्रेंसेस, interiors, its carved columns and images are excellent specimen of sculptural art. ये सब जो भी उनके तौर तरीके हैं, जिस ढंग से उन लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, पुराने तरीके के लोग जो भी है रॉक कट केव्स में जिन लोगों ने भी अपने स्टाइल को रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो कार्व्ड कॉलम्स हो, चाहे वो एंट्रेंस हो, उनके इंटीरियर्स हो या वॉल पेंटिंग हो, वो सब चीज़ वो एक्चुअली एक तरह से स्कल्पचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, द पेंटिंग ऑन द वॉल्स और द पेंटिंग ऑन द सीलिंग्स हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे. अभी भी हम लोग अजंता एलोरा केव्स पे या वेरल में जो केव्स है उनके केस पे आज भी हम लोग एंशियंट स्टोनेज आदमियों के, स्टोनेज मैंस के पेंटिंग आज भी हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं. एंड अजंता केव्स एंड वेरल इन महाराष्ट्र डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1983. ओके, द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगेन टू डेवलप अराउंड 4th सेंचुरी. तो टेम्पल में आर्किटेक्चर देना है उन लोग ने 4th सेंचुरी से चालू कर दिया था. टुडे नाउ डेज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. तो मतलब आज से 1500 साल पहले लगभग उन लोग ने टेम्पल आर्किटेक्चर शुरुआत कर दी थी. दैट वाज ड्यूरिंग द अराउंड ऑफ गुप्ता पीरियड. ओके, द टेम्पल्स बिल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड ओनली हैड द सैंक्टम सैंक्टोरम. अब ये सैंक्टम सैंक्टोरम होता क्या, ध्यान से सुनना. तो जब भी हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो एक छोटा सा रूम रहता है जिसके अंदर वो भगवान की मूर्तियां रखी जाती है. ओके, मंदिर तो बहुत बड़ा रहता है लेकिन एक छोटा सा रूम, छोटा सा कंपार्टमेंट रहता है जिसमें मेन भगवान की मूर्तियां रखी जाती है. तो जिस रूम में भगवान की मूर्तियां रखी जाती है, जहाँ पे हम लोग पैर पड़ने जाते हैं, उस रूम को कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम. ठीक है ना. तो उस टाइम के मंदिर में सिर्फ सैंक्टम सैंक्टोरम ही हुआ करता था, ना कि इतना बड़ा मंदिर बनाया करते थे. और उसके आसपास उन लोग वेरांडा विथ 4 कॉलम्स, दैट इज एक पैसेज दिया जाता था लंबा चलने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, विथ 4 कॉलम्स स्टैंडिंग अराउंड इट. ओके, तो ये उस वक्त के टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल था. ओके, द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल रिच इट्स पीक. सबसे बेस्ट कब था टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया, तो इट वाज अराउंड 8th सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट एरा. And this can be evidenced by magnificent composition of कैलाश टेम्पल. हम लोग को कैसे पता चल सकता है कि उस वक्त का ही आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त का अगर हम लोग कैलाश टेम्पल का मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, जिस तरह से उसको एस्टेब्लिश किया गया, उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि उस वक्त का जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर था वो सबसे बेस्ट पे था, सबसे पीक पे था. ओके, एंड बाय द टाइम ऑफ मेडिवल पीरियड हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो चुका था, उसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी थी. ओके, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ टावर. तो जिस तरीके से टेम्पल में टावर किस तरीके से उसको एस्टेब्लिश किया गया, किस तरीके से उसको आर्किटेक्ट डिज़ाइन दिया गया, उस तरीके से हम लोग को पूरे टेम्पल का स्टाइल पता चल सकता है. तो सबसे पहले अगर हमें इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई, इफ़ वी वांट टू जज द स्टाइल, द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ एनी टेम्पल, फर्स्ट वी हैव टू जज हाउ द कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल इज बिल्ट और एस्टेब्लिश. ओके, तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हमारे इंडिया में चलते आए हैं और आज भी चलते आ रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी टेम्पल का आर्किटेक्चर बनाया जाता है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट स्टाइल, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट. सो फर्स्ट इज द नागरा स्टाइल ऑफ द नॉर्थ. सो इन नॉर्थ इंडिया द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरिंग द टेम्पल इज क्वाइट फेमस, क्वाइट magnificent. And the Dravida style, so there is one more style of that is Dravida style, which is very famous in South India. So in North India it is Nagara style, and in South India it is Dravida style. And when these two style mixes, okay, first of all, this Nagara style and Dravida style are the two principal styles of manufacturing or establishing any temple in India. Okay, but when these two style mixes, when there is a blend of these two styles, that is Nagara and Dravida, this style is known as Vesra style. जब भी नागरा और द्रविड़ा, नागरा नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, द्रविड़ा साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. बट व्हेन दिस टू स्टाइल्स मिक्सेस, व्हेन देयर इज अ ब्लेंड ऑफ दिस टू स्टाइल्स, तो जो वो स्टाइल बनता है उसको हम लोग कहते हैं वेसरा स्टाइल्स. ओके,
भूमिजा स्टाइल इज सीन इन मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भूमिजा स्टाइल है. महाराष्ट्र हैज़ अ स्टाइल ऑफ नागरा स्टाइल, मीन्स दो स्टाइल विच इज यूज फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र हैज़ अ क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ नागरा स्टाइल्स. ओके, भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ, भूमिजा स्टाइल में होता क्या है, इन भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स आर अरेंज, छोटे छोटे टावर्स, ठीक है ना, ज़्यादा लंबे ज़्यादा बड़े ऊंचे टावर्स नहीं बनाए जाते, छोटे छोटे टावर्स को सीरियली अरेंज किए जाते हैं. ओके, इन भूमिजा स्टाइल विच बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द टॉप. तो इस तरीके से उनको अरेंज करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उनका जो टावर का हाइट है वो छोटा होते जाता है. हैंस द टावर अपीयर्स टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप. तो हम लोग जब भी उसको देखेंगे, उस टावर को देखेंगे, ऐसा लगेगा कि नीचे से ऊपर रहते हुए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो एकदम पॉइंट पे जैसे जा रहे हैं, ऐसा हम लोग को दिखाई देता है. ऐसा होता है भूमिजा स्टाइल. ओके, so during the medieval period, okay, when there were different Muslim sultanates which were ruling India, तो उस वक्त आर्किटेक्चर में कुछ और डेवलपमेंट आए, कुछ नए एडवांस स्टाइल्स आ चुके थे, सच एस पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक, प्री इस्लामिक, ये सब स्टाइल्स मिक्स होके इंडिया में कुछ नए इस्लामिक आर्किटेक्चर को क्रिएट कर रहे थे. मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स एट दैट टाइम वे क्रिएटेड इन इंडिया, सच एस कुतुब मीनार इन दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बाज एट बीजापुर इन कर्नाटका आर सम ऑफ द वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर क्रिएटेड इन इंडिया. ओके, सच एज अभी इनके बारे में थोड़ा और पढ़ता है, जैसे कि कुतुब मीनार के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड. कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन द 12th century and it was completed under the reign of Iltutmish in 13th century. Okay, and कुतुब मीनार का जो हाइट है, जो एकदम टोटल हाइट है कुतुब मीनार का, इट इज 73 meters, that is 240 feet in height. The Qutub Minar complex of buildings has been declared as the World Heritage Site. तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को ने जिसको कुतुब मीनार को डिक्लेयर किया है. नेक्स्ट इज ताजमहल which was constructed by शाहजहां. ओके, मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ अ बिलव्ड क्वीन मुमताज महल. ठीक है ना, ताजमहल इज लुक, ताजमहल सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर हम लोग को इस्लामिक आर्किटेक्चर के ब्यूटी के बारे में बात करना है तो. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय एनी मुस्लिम आर्किटेक्चर इन इंडिया, इस्लामिक आर्किटेक्चर. Okay, the world famous building has been declared as the World Heritage Site by the UNESCO. Next is Gol Gumbaz. Gol Gumbaz is situated in the Bijapur in Karnataka, which was built in the 17th century. ये building किसके लिए बनाई गई थी? Because this place is a burial place of आदिल शाह of Bijapur. इधर ही मोहम्मद आदिल शाह को दफनाया गया है. Okay, inside the dome, अगर हम लोग इस डोम के अंदर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डोम इज काइंड ऑफ अ राउंड गैलरी, गोल है पूरा, एंड इफ एनीबॉडी थोड़ा सा भी आवाज़ करता है तो जो पूरे प्लेस में सभी को सुनाई दे सकता है. ओके, स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस गैलरी कैन बी हर्ड एवरीवेयर एंड इफ समबडी क्लैप्स तो उसका कई बार एको हमको सुनाई देता है. ओके, एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जब हम लोग के पास से मुगल लोग चले गए, इस्लामिक रूल खत्म हो इंडिया में, उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग आ गए, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द आर्किटेक्चर लेवल रोज टूवर्ड सम डिफरेंट लेवल, कुछ अलग ही लेवल पे आर्किटेक्चर इंडिया में चला गया था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने गए. एंड दो स्टाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. ठीक है ना, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने इंडिया में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट, काफ़ी कुछ चेंजेस उनके आर्किटेक्चर स्टाइल, डेवलपमेंट स्टाइल में लाए गए थे. बिल्डिंग्स लाइक चर्चेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, रेलवे स्टेशन उस वक्त उनके स्टाइल में, इंडो गॉथिक स्टाइल में बनाए गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है, द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस situated in the Mumbai is one of the finest example of Indo-Gothic architecture. और ये साइट को भी शिवाजी छत्रपति रेलवे स्टेशन, रेलवे टर्मिनस CSTM, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है बाय द यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन. ओके, so the next topic is about the Indian tradition of performing arts. Till now we have seen about the विजुअल आर्ट्स, हम लोग जो देखते थे स्कल्पचर हुआ या पेंटिंग हुआ, बट नाउ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो परफॉर्म किया जाता है बाय द पीपल. सो ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स. सो इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट एंड वेराइड ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फोक डांसेस, फोक थिएटर. अभी फोक हम लोग ने जो ये वर्ड सुना, ये होता क्या? फोक मीन्स people living in a particular region, living in a particular society develop their own style of performing different songs और music. मतलब उनके जो रीजन का जो भी कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, जो सालों से उनको सुनते आ रहे हैं, जिनको उनको जनरेशन टू जनरेशन पास करते आ रहे हैं, जब वो लोग परफॉर्म करते हैं उनके कुछ स्टाइल में, उसको कहते हैं हम लोग फोक. ओके,
सो ये सब उन लोग अपने रीजन में, अपने पर्टिकुलर रीजन में जब उन लोग डेवलप करते हैं उसको, ये बन जाते हैं उनके रीजन का फोक सॉन्ग या फोक डांस। देयर एग्जिस्ट मैनी रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स इन महाराष्ट्र। काफ़ी ट्रेडिशन भी है, काफ़ी कुछ तौर तरीके भी है, रिचुअल कस्टम्स भी है, जिसके वजह से हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस फोक डांस और फोक सॉन्ग्स हैव बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल लाइफ। मतलब अभी ये लोगों का हिस्सा है फोक डांस। अगर कोई भी फेस्टिवल हुआ तभी भी फोक डांस या फोक सॉन्ग को परफॉर्म किया जाता है। सोशल लाइफ हुआ जैसे कि किसी के कुछ फेस्टिवल्स में, कुछ फंक्शंस में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर किसी का एग्जांपल लूँ तो मैं कह सकता हूँ कोली डांस, तरप्पा डांस, दशावतार ऑफ कोंकण, पोवाड़ा, कीर्तन। ओके, ये सब कुछ एग्जांपल्स है ऑफ द फोक सॉन्ग और द फोक सॉन्ग्स और द फोक डांस। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, अब ये कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुई, क्या हिस्ट्री है इसकी। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है हमारा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। ओके, द टेक्स्ट ऑफ नट्य शास्त्र रिटन बाय भारत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग अबाउट म्यूजिक एंड डेटा। तो एक बुक है नट्य शास्त्र विच इज रिटन बाय भरत मुनि। तो ये सबसे अर्लीस्ट बुक मानी जाती है जिन्होंने थिएटर और म्यूजिक के बारे में कुछ लिखा गया है। उन्होंने 9 मूड्स के बारे में बताया, 9 रसस के बारे में बताया, विच इज़ द फंडामेंटल। मतलब कहते हैं कि अगर हमें प्रेजेंटेशन करना है, अगर इंडिया में परफॉर्म करना है आर्ट मीन्स डजंट मीन ओनली पेंटिंग और स्कल्पचरिंग। आर्ट मीन्स इफ यू वांट टू परफॉर्म एट द स्टेज, अगर हमको डांस के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, कुछ गाने का, कुछ दिखाने का, तो कुछ 9 चीज़ें, 9 फंडामेंटल चीज़ें जो चीज़ उसमें होनी चाहिए। ओके, दैट इज श्रृंगार, दैट इज लव, हास्य, ह्यूमर होना चाहिए, बीभत्सा, दैट इज रिपल्शन होना चाहिए। ओके, रौद्र, दैट इज टेरिबल होना चाहिए, करुणा, सैड भी होना चाहिए, वीर, हीरोइक चीज़ हमको दिखाई देनी चाहिए उसमें, भयानक, फियरफुल, डर लगना चाहिए, अद्भुत, वंडरस, अच्छा होना चाहिए, एंड शांत, पीसफुल भी होना चाहिए। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द 9 मूड्स। ये सब होना चाहिए कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट में, अगर हम लोग को देखने का, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का है तो। सो इंडियन पीपल कम इन टू द कॉन्टैक्ट ऑफ अदर नेशन ऑल्सो, मीन्स हम लोग ने अदर नेशन से कम्युनिकेट करना चालू किया, उनके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में और जानने लगे, एंड उनको मिक्स करने लगे। इंडियन ट्रेडिशन एंड द culture of other different nations started coming together and mixing, becoming blend with each other, and these different streams in the presentation of Indian performing arts। ठीक है ना, ये सब मिक्स होने की वजह से, ब्लेंड होने की वजह से जो इंडिया का परफॉर्मिंग आर्ट्स है और एनरिच और रीच होने लग गया। एंड एज अ रिजल्ट मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। और उसकी वजह से जब 2 कंट्री के कल्चर, 2 कंट्री के ट्रेडिशन मिक्स हुए एक दूसरे से, कुछ नई चीज़ों का इन्वेंट हुआ, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर हुई, और उसकी वजह से हमारे जो कल्चर और इंस्ट्रूमेंट, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है जो डेवलप हुए ओवर द टाइम, ये और ज़्यादा एनरिच है और ज़्यादा डेवलप हो गए। वेरियस स्कूल प्रिजर्विंग दो स्टाइल्स वेर ऑल्सो क्रिएटेड। ठीक है ना। देर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अभी 2 मेन ब्रांचेस भी है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जो और पढ़ाते हैं। 2 टाइप्स में उसको और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो देखते हैं आगे। तो 2 ब्रांचेस हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक्स एंड कार्नेटिक म्यूजिक्स। ओके, एंड सिमिलरली देर आर 2 फॉर्म्स। 2 ब्रांचेस के अलावा भी 2 फॉर्म्स भी है जिन तरीके से हम लोग ये प्रेजेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज क्लासिकल शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय। द सेमी क्लासिकल के अंदर, दैट इज सेमी क्लासिकल इंक्लूड मैनी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक। ओके, सेमी क्लासिकल के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स के फोक म्यूजिक होते हैं। द ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑल 3 फॉर्म्स, मतलब ये 3 फॉर्म्स को जब हम लोग मिक्स करेंगे, दैट इज म्यूजिक, वोकल और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंट और डांस को जब हम लोग इन लोगों को मिक्स करेंगे तब कैन बी सीन इन वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स लाइक कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया। जब इन तीनों को मिक्स करके हम लोग जब परफॉर्म करते हैं आज जाती, तब हम लोग को बेस्ट फॉर्म हमको नज़र आते हैं, हमको दिखाई देते हैं। दैट इज कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया, लावनी ऑफ महाराष्ट्र, ओडिसी ऑफ ओडिशा, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु and Kathakali and Mohinittam of Kerala. Okay, and in India after the independence, that is post independence, various festival of music and dance are organized in order to make it more accessible to the people को और close लाने के लिए और जानकारी बनाने के लिए काफ़ी सारे म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल इंडिया में ऑर्गेनाइज करने लगे, which was attended by many different Indians and foreigners also. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते द सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे इज क्वाइट अ फेमस वन विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर सो दैट ऑल द पीपल लिविंग इन अ कंट्री एंड फॉरेनर ऑल्सो कैन कम क्लोज टू देयर कल्चर्स, देयर ट्रेडिशन। Okay, lately we can see an inclination towards experimenting and creating fusions of various music types. तो आजकल का जो ज़माना है, lately अब जो ज़माना है, it is now more believing in fusion, मतलब काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके कुछ नया चीज़ बनाना चाहती है। इसके लिए वो काफ़ी डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल्स को मिक्स करके कुछ अपना ही नया चीज़ बनाना चाहती है। ओके, पंडित उदय शंकर इज अ प्रोमिनेंट नेम अमंग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल। तो पंडित उदय शंकर
ऐसे आर्टिस्ट है जिनको कुछ नया बनाने में अच्छा लगता है, कुछ मिक्स करना, कुछ फ्यूजन करना अच्छा लगता है। एंड ही सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा, ठीक है ना। यूरोपियन ओपेरा को उन्होंने मिक्स करके इंडियन क्लासिकल डांस पे मिक्स करके कुछ नया ही चीज़ उन्होंने बनाया है। ही ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक डांस इन हिज स्टाइल, ठीक है ना। उनके ही स्टाइल में फोक डांस को भी वो इंक्लूड करके कुछ नया चीज़ बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। थस द स्कोप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स thus the scope of presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding, ठीक है ना। तो जिस तरीके से इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं वो हमेशा एक्सपांड होते जा रही है, कुछ नया चीज़ उसमें इंक्लूड होता जा रहा है, ब्रैकेट और बढ़ते जा रहा है। एंड द सेम फिनोमेना इज अपेरेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन विजुअल आर्ट, यही सेम चीज़ इंडियन विजुअल आर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब विजुअल आर्ट में भी रोज कुछ नया इंक्लूड होते जा रहा है, कुछ नया हम लोग चीज़ पेंटिंग आर्ट्स में देख सकते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो अगर हम लोग ने आर्ट की पढ़ाई कर रहे तो हमको आगे लाइफ में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, नौकरियाँ क्या मिलेगी, किस तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं बाय स्टडिंग आर्ट्स। ओके, सो व्हाट इज आर्ट? आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। ओके, वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है ना। अगर हम लोग आर्ट की पढ़ाई करेंगे तो आगे ये और भी पढ़ाई इसकी काम आएगी, और भी ज़्यादा नॉलेज हमको मिल सकता है। रिसर्च इज काइंड ऑफ अ लॉट अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड। ओके, फर्स्ट इज आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में उन लोग काम कर सकते हैं। आर्ट अभी भी हिस्ट्री में अगर न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट पुरानी चीज़ों की खोज, बहुत एक्सकावेट, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं। जर्नलिज्म, डिस्कवरी फील्ड हो गए या नेट जियोग्राफिक, ऐसे फील्ड में उन लोग काम कर सकते हैं। Art market is an independent field. It calls for special expertise to access the exact value of an art object or to ensure that it is genuine. So art market जो रहता है इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी इस फील्ड में काम करते हैं उन लोग अपने मर्जी से अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, ठीक है ना। एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए रहता है अगर हमें इस फील्ड में काम करना है तो। ओके, क्यों एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए? बिकॉज अगर किसी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है, किसी चीज़ की जेन्युइनिटी फाइंड करनी, तो उसके लिए एक्सपर्टाइज नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। अगर हम लोग ने कोई पेंटिंग देखी तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए इस वक्त मार्केट में, कौन पेंटर है, किस वक्त उसे बनाया गया था, अभी उसकी कंडीशन कैसी है, या क्या वो असली पेंटिंग है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर फॉर दिस टास्क। जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, उसी की ज़रूरत है इस फील्ड में काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप। तो अभी कुछ नए ब्रांचेस भी इसमें इंक्लूड किए गए। हेरिटेज मैनेजमेंट, ओके, एंड कल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ने लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था, अप्लाइड हिस्ट्री में। इन दिस फील्ड स्टूडेंट कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स मैनेजमेंट में उन लोग जॉब कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इंडोलॉजी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है। ओके, जिसमें आर्ट की काम या अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिल सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइड आर्ट। सो विजुअल्स और परफॉर्मिंग आर्ट, जो जिस बारे में इस लेक्चर, इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज़ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पीपल उन्हें ज़्यादा करके देखते हैं। पेंटिंग हो या थिएटर परफॉर्मेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस होती है, जो भी आर्ट को हम लोग देखते हैं, इट इज़ सीन बाय द पीपल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, एंड द आर्टिस्ट दोज हु परफॉर्म सच टाइप ऑफ आर्ट प्राइमरी यही पर्पस के लिए परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। उन्हें कभी इकोनॉमिक पर्पस, पैसा कमाने के जरिए से देखा ही नहीं है। बट आजकल का जो स्कोप है, देयर इज़ अ स्कोप टू कंबाइन एन आर्टिस्टिक क्रिएशन विद द यूटिलिटी वैल्यू टू मेक इट इकोनॉमिकली वाइबल। लेकिन अब आर्टिस्ट को पैसा कमाने के लिए इन आर्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट को मिक्स करना, साथ में लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। थस एन आर्टिस्टिक क्रिएशन विद एन यूटिलेरियन पर्पज इज कॉल्ड एज एन अप्लाइड आर्ट, ठीक है। जो आर्ट को परफॉर्म करके कुछ क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कुछ पैसा कमाया जाता है, उसको अप्लाइड आर्ट कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल कुछ दिए गए, कौन कौन से नए जॉब्स है, कौन से प्रोफेशन है जिसमें आर्ट को यूज़ करके इकोनॉमिकली वाइबल किया जाता है, जैसे पैसा कमाया जाता है। इंडस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, ओके, इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ में आर्ट की तो इस्तेमाल होती ही है, विजुअल आर्ट की इस्तेमाल की जाती है। डिज़ाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप, स्टेज के पीछे, कोई भी परफॉर्मेंस के स्टेज के पीछे जिस तरीके से स्टेज को डिज़ाइन किया जाता है उसे। आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन। क्रिएटिव एट्रैक्टिव लेआउट फॉर बुक, बुक को भी डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी आर्ट प्रैक्टिस चाहिए, और बुक डिज़ाइन, जो कवर पेजेस रहते हैं बुक्स का, उसके लिए भी मेहनत लगती है। मैगजीन्स की कैलीग्राफी, production of greeting cards, invitation cards, customized stationery, gift objects, etc. are the field in which applied art can be applied. Okay,
और इसके अलावा भी कुछ है। द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में आज की ज़रूरत तो पड़ती ही है। फोटोग्राफी हो आजकल के ज़माने में, नाउ डे स्टिल एंड एनिमेटेड ग्राफिक्स क्रिएशन होते हैं। एनिमेशन की बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी, बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी आज के मार्केट में, आज के लोगों के बीचों में। एंड दिस आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पज। ओके, दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट। ओके, ये सब जो भी हम लोग ने देखा, एनिमेटेड ग्राफिक्स हो गए, ये सब अप्लाइड आर्ट के ही पार्ट है, फील्ड है। ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स, earthen pots with colorful designs, objects made from cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textiles and clothing, etc. can be listed under the applied art। तो ये सब फील्ड भी अप्लाइड आर्ट के ही हिस्से हैं। ओके, एंड एवरी फील्ड मेंशन अबाउट रिक्वायर्स अ डिटेल प्लानिंग एंड मेटिकुलस मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगता है, बहुत ज़्यादा तैयारी लगता है, मेटिकुलस मैनेजमेंट, जिस तरीके से उन लोग परफॉर्म करते हैं अपने जो भी आर्ट है उसको बनाने के लिए एट एवरी स्टेज बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट लगता है। इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय ट्रेंड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल एट एवरी, हर स्टेज पे, हर मोड पे हम लोग को जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा स्किल है, जिसका पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, उन लोगों को एम्प्लॉय करना, उन लोगों को जॉब देना, उन लोगों से ही काम करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशन। ठीक है ना, जो भी कुछ ऐसे भी आर्ट है जिनको परफॉर्म करने के लिए कुछ हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के नॉलेज, कुछ ट्रेडिशन की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। जिस तरीके से उनको बनाया जाता है उसकी खुद की एक अलग हिस्ट्री रहती है। जैसे कि अगर हम लोग को कोई टेलीविजन पे सीरियल बनाना है मुगल शाह का, मुगल एम्पायर के बारे में, तो हमको इस्लामिक आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और उसी तरीके से उनको परफॉर्म करवाएंगे और उन लोगों को ही काम पे रखेंगे जिसके पास उन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। Okay, hence the syllabi of training course of art design include the history of various industrial and cultural traditions. Okay, these are the few. There are the few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field. तो बहुत ज़्यादा ऐसे schools and institution में जो इन बारे में अबाउ चीज़ है, जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ा, उसके बारे में हमको ट्रेनिंग देते हैं, हमको और पढ़ाई करवाते हैं। Among them are National Institute of Design in Ahmedabad in Gujarat, which is a world-renowned institute. The institute has introduced an online course since 2015. ठीक है ना, ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। ओके, इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट द मास मीडिया इन हिस्ट्री। तो मीडिया का क्या काम होता है, जर्नलिज्म का क्या रोल है हिस्ट्री में, ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना। ओके, विल सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।